नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम जिसका नाम है योग और जीवन। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ह्यूमैनिटी के बारे में, यानी कि मानवता के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं और सबको पता भी है कि हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस दिन पर पूरी दुनिया में लोग योग की जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। योग एक ऐसी चीज़ है, जब भी आप इसे करते हैं तो आपका मन, ध्यान, कर्म, वचन ये सब इसमें आती हैं। तो आज हमने विशेष तौर पर अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है भूपेंद्र देव जी को और उनकी टीम को। वो हमें बताएंगे कि किस तरह से योग करना चाहिए, योग क्यों ज़रूरी है और ख़ासकर आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग का मनाया जा रहा है, इस पर हमें ये विशेष तौर पर बताएंगे। भूपेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आपको भी पता है, हमें भी पता है और हमारे दर्शकों को भी पता है कि हर वर्ष योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है जी। और ये 9वां संस्करण है जी। क्योंकि 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज पूरे विश्व में इसे मनाया जा रहा है और लगभग 170 देश अब योग को अपना रहे हैं। जी। तो थोड़ा सा आप हमें आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, योग दिवस पर कुछ बताएंगे। जी। सबसे पहले तो मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हम इसके बारे में जान सकते हैं कि आज इतने बड़े लेवल पे, विश्व स्तर पे अगर योग अपने पांव गड़ा रहा है तो इट मीन्स कि योग का जीवन में बहुत बड़ा बहुमूल्य योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये योग अस्तित्व में कैसे आया, कैसे कैसे रहा इसका इतिहास। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे योग का अस्तित्व आ गया था। ये कारण ये भी रहा है कि उस दौरान जब मानवता विकसित हुई उस दौरान चिकित्सीय पद्धतियाँ बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थी। तो उस दौरान के जो मनुष्य थे उन्होंने क्या किया कि प्राकृतिक तरीके से ही अपने शरीर की चिकित्सा करने के लिए उन्होंने इस पद्धति को डेवलप किया और धीरे धीरे आगे चल करके ये बहुत विकसित हो गई। और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो आज पूरी दुनिया में योग जो है पूरी तरह से राज कर रहा है, कारण ये है कि योग शरीर के साथ साथ हमारे मन और हमारे आध्यात्मिक पहलुओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। क्या बात है भूपेंद्र जी, बहुत अच्छी बातें आप हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि योग रामायण महाभारत काल से चला आ रहा है और इसका वर्णन भी वहाँ पर मिलता है। अब हम इस पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए सीधे, क्योंकि हमारे दर्शक आज इस मौके पर जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, किस तरह से की जाती हैं, क्योंकि योग की बहुत सारी क्रियाएं होती है जी। योग बैठ के भी किया जाता है, योग खड़े होकर भी किया जाता है, योग झुक कर भी किया जाता है, योग पीछे होकर भी किया जाता है। जो लोग योग जानते हैं उन्हें पता है कि इसके कितने फायदे होते हैं। तो अब हम सीधी बात करते हैं भूपेंद्र जी आपसे कि योग करने से पूर्व कुछ नियम होते हैं, डूज एंड डोंट्स, वो क्या क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका सर, ये क्योंकि बहुत सारे लोग योग तो करते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि योग अभ्यास करने से पहले कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और उन्हें ये भी पता नहीं है कि योग अभ्यास अब हमने पूरा कर दिया, पूरा करने के बाद भी कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है जिनका पालन करना बहुत आवश्यक है। तो बहुत सारे लोग हमें देखने को मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि योग का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे। कारण ये है कि वो योग के जो नियम हैं उनके हिसाब से अपने आप को नहीं ले जा रहे हैं। तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि योग शुरू करने से पहले कुछ नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि एक तो योग अभ्यास सुबह अगर मॉर्निंग में उठ करके किया जाए तो सबसे ज़्यादा लाभ हमें देगा। और योगाभ्यास खाली पेट करें और योगाभ्यास के तुरंत बाद ये ध्यान दीजिएगा कि योगाभ्यास के तुरंत बाद एक तो हमें नहाना नहीं है जी, और योगाभ्यास के तुरंत बाद हमें खाना नहीं खाना है और योगाभ्यास के तुरंत बाद जल ग्रहण नहीं करना है एकदम बाद। तो इसके लिए एक समय सुनिश्चित है कि योगाभ्यास जब हमने पूरा कर दिया, पूरा करने के बाद लगभग आधे घंटे का गैप दीजिएगा। आधे घंटे के पश्चात ही जल ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें और उसके बाद जो अन्य जो कार्य करने हैं आपको वो कीजिएगा।
नहाना आधे घंटे के बाद। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और योगाभ्यास शुरू जब हम कर रहे हैं तो एक ऐसा प्लेस ढूंढे, एक ऐसा स्थान ढूंढे जो शांत हो, जहाँ पर हम आराम से जो है योगाभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि योग शरीर, मन और आत्मा का संयुक्त रूप है, आपस में जोड़ता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बातें आप हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हैं। तो अब माइक इज ऑल योर्स। आप हमारे दर्शकों को अब वो सब क्रियाएं करके बताएं, अपने जो साथी हैं, आपकी जो टीम है, वो किस तरह से हमारे शरीर के लिए, मानवता के लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताएं। तो माइक इज ऑल योर्स। जी, धन्यवाद। योगाभ्यास जब हम कर रहे हैं तो योगाभ्यास करने से पहले मंत्र साधना बहुत इंपॉर्टेंट बताई जाती है कि मंत्र साधना से ही योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। तो मंत्र साधना में जो सर्वोपरि सबसे बड़ा जो मंत्र है, वो जो मंत्र है वो है ओंकार मंत्र। ओंकार, ओम के उच्चारण से ही योग अभ्यास शुरू करना चाहिए। तो ओम के उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस भरनी होती है। गहरी लंबी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए एक लंबी लयबद्ध तरीके के साथ ओम का उच्चारण करें। पुनः एक बार गहरी लंबी सांस भरें, शुरू करें। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस भरें, शुरू करें। हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम के उच्चारण के लिए हमारी पीठ सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, हमारे जो दोनों हाथ हैं वो ज्ञान मुद्रा में होने चाहिए, जैसे सभी बच्चों ने यहाँ पे लगाई हुई स्थिति है। उसके बाद ही ओम का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद ओम के उच्चारण करने के बाद आराम से सांस भरिएगा, आराम पूर्वक सांस भरें, आराम से सांस छोड़ दीजिएगा। फिर से भरेंगे, छोड़ दीजिएगा। ओम के उच्चारण के बाद दोनों हाथों को आपस में मिलाकर के रब करते हैं। रब कीजिएगा सभी अपने फेस पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मालिश करेंगे, 3 टाइम क्लॉकवाइज और 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फिर से रब करेंगे। अपने गले पे, गर्दन पे हल्की हल्की मालिश करेंगे, 3 बार गले पे और 3 बार गर्दन पे। फिर से रब कीजिएगा। अपनी आंखों के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखेंगे, पलके झपकाएं 3 बार। अब धीरे धीरे आराम पूर्वक अपनी आंखों के ऊपर से अपने हाथों को हटाते हुए अपने दोनों हाथों को पुनः ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। ये जो आपने क्रिया बताई है, हाथों को इस तरह से आपस में रगड़ना, उसके बाद आंखों पे लगाना, इसका क्या महत्व है और क्यों करना ये जरूरी है? हम जब दोनों हाथों को आपस में रब करते हैं उस दौरान दोनों हाथों के बीच में ऊर्जा पैदा हो जाती है, एनर्जी पैदा हो जाती है। और जब उस ऊर्जा से जब हम अपने फेस पे मालिश करते हैं तो हमारे फेस में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाता है। और जब वो तेज़ हो जाता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब हम करते हैं तो हमारे फेस में एक ग्लो पैदा करता है ये जो रब करते हैं हम। यानी कि वो जो महंगी महंगी क्रीमों का विज्ञापन टीवी पर आता है, अखबारों में आता है और संचार माध्यम से आता है, वो लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बार योग की शरण में आ गए हैं तो फिर आपका चेहरा अपने आप चमक जाएगा। जी स्वतः सर जी। और उसके बाद दूसरा जो हम गले पे, गर्दन पे जो मालिश करते हैं तो उसका महत्व होता है सर्वाइकल और थायराइड। हमारे यहाँ पे सर्वाइकल की प्रॉब्लम और थायराइड रहता है, तो इन दोनों की मालिश हो जाती है, सर्वाइकल और थायराइड की। मनुष्य मेनली क्या करता है, 2 तरह से काम बहुत ज़्यादा करते हैं। एक ऐसे झुक करके आगे की तरफ जब झुकते हैं तो सर्वाइकल की दिक्कत है। आज के समय में लगभग कंप्यूटर में हर कार्य हो रहे हैं तो सर्वाइकल बहुत लोगों को आ रहा है। तो ये एक छोटी जैसी मालिश है, अगर सुबह उठ करके की जाए तो थायराइड और सर्वाइकल की जो ये समस्या है इससे निजात पा। तो चलिए भूपेंद्र सर, अब अगली क्रिया की ओर चलते हैं कि अब अगला कौन सी क्रिया है? हाथों की मालिश करने के बाद अब कौन सी क्रिया होनी चाहिए? जी, इसके बाद जब हम रब कर देते हैं, ये वाला पहला स्टेप हमारा पूरा हो जाता है। उसके बाद अगले स्टेप के लिए हमारे होते हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यानी कि योग अभ्यास करने से पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएं होती है जिससे हम अपने आप को तैयार करते हैं योग अभ्यास करने के लिए। तो वो जो सूक्ष्म क्रियाएं होती है कुछ इस तरह से होती है। सभी दोनों टांगों को सीधा करेंगे, बाहर की तरफ फैला दीजिएगा, दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला दीजिए। अब यहां पर रोटेट करेंगे, हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे अपने दोनों पैर के पंजों को, क्लॉकवाइज कीजिएगा, 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम
एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं योग अभ्यास के लिए। तो उससे पहले ये वाली क्रियाएं होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद विश्राम कीजिएगा। उसके बाद सभी दोनों हाथों को फैलाएंगे, कंधों के दाहिनी बाईं तरफ फैला दीजिए। यहीं से अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास ले आएंगे और रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, अपने शोल्डर रोटेशन क्लॉकवाइज, 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये शोल्डर को तैयार करता है, जो सूक्ष्म व्यायाम है हमारी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। विशेष तौर पर जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की दिक्कत होती है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। केवल इसी की प्रैक्टिस करें सुबह 15 बार क्लॉकवाइज और 15 बार एंटी क्लॉकवाइज, सर्वाइकल की दिक्कत ठीक हो जाएगी। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ फैला दीजिएगा। फिंगर्स फैलाएं बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे फैला दीजिए बाहर, जैसे शेर का पंजा होता है। हाँ, अब अपनी फिंगर्स को इकट्ठा कर दीजिए, इकट्ठा करें, फिर फैलाइए, फिर इकट्ठा करें, फिर फैलाएं, फिर इकट्ठा करें। अर्थराइटिस की जिनको दिक्कत होती है, लाभकारी अभ्यास है ये। कंटिन्यू 8 से 10 बार इस क्रिया को इसी तरह से दोहराएंगे। इसके बाद वापस आ जाएंगे, हम वापस आ जाएं सभी। नेक रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज, सांसों की गति इसमें सामान्य रहेगी। 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। और बिल्कुल ये जितने कर भी सूक्ष्म व्यायाम है इनको बिल्कुल आराम से किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, झटके के साथ ऐसे करने का प्रयास करते हैं और उसकी वजह से कोई नस या तो चढ़ जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। तो जितना भी है ये सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, ये बिल्कुल आराम से होने चाहिए। ऐसा लगे कि हमारा शरीर बहुत प्रेम से मूव कर रहा है और हमारा मन पूरी तरह से उसके साथ चल रहा है। विश्राम करें। ये हमारी कुछ योगिक सूक्ष्म क्रियाएं हैं, और भी है, बहुत सारी है, लेकिन ये मेनली 3-4 है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले पैर के पंजों के लिए, फिर हमारे शोल्डर के लिए और नेक वाले पोर्शन के लिए। तो ये करना आवश्यक है। भूपेंद्र सर, देखिए आप एक योग प्रशिक्षक भी हैं और एक डॉक्टर की तरह आज सारी बातें हमारे दर्शकों को आप समझा रहे हैं कि क्या कुछ करने से, यौगिक क्रियाएं करने से किस तरह से हमारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। ये तो एक सूक्ष्म व्यायाम जो है वो हो चुके हैं जी। अब ये मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये पता भी होगा कि सूक्ष्म व्यायाम किसे कहते हैं और जो मेन योग है वो कौन कौन से होते हैं। जी, इसके बाद अगला स्टेप हमारा मेन योग पे ही आ रहा है। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद अगला जो अभ्यास हमें करना है वो आते हैं आसन। ये ध्यान देना है, योगाभ्यास जब हम शुरू कर रहे हैं पहले ओम का उच्चारण होगा, उसके सूक्ष्म व्यायाम होगा, उसके बाद आसन होंगे। आसन में सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन के लिए सबसे पहले सब बच्चे दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे, फैलाएंगे ऊपर, खींचेंगे ऊपर, पूरा खींचिएगा, पूरा खींचे। अब सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों बाजुओं को आगे की तरफ खींचते हुए अपने माथे को अपनी टांग के साथ सटाने का प्रयास करें। यहां पर सांसों की गति सामान्य रहेगी। देखिएगा, जब स्टार्टिंग में कोई व्यक्ति इस अभ्यास को करता है तो इतनी अच्छी तरह से नहीं हो, क्योंकि ये सारे जो बच्चे कर रहे हैं ये एडवांस पोस्चर में कर रहे हैं। तो हो सकता है कि शुरू में जब हम करें तो हमारा हाथ यहाँ पे ना पहुंचे, हमारा हाथ यहाँ पे रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वजह से कोई भी समस्या नहीं है। हम अपनी क्षमता के हिसाब से जितना कर सकते हैं हमें उतना करना है। जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा प्रयास करने का प्रयास करेंगे हम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो पश्चिमोत्तानासन है, लगभग 30 से 35 सेकंड हमें यहाँ पर रुकना है। 30 से 35 सेकंड कोई निश्चित समय नहीं है, हम 1 मिनट भी रुक सकते हैं। अपनी क्षमता के हिसाब से इस चीज़ को देखें, जितनी देर रोक सकते हैं। ये जो पश्चिमोत्तानासन है, पश्चिमोत्तानासन जिनको घुटनों की दिक्कत रहती है, बहुत सारी महिलाएं हमारी ऐसी हैं जिनको घुटनों में बहुत समस्या रहती है। घुटनों के प्रॉब्लम के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है पेट का फैट। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेट बढ़ गया है कुर्सी पे बैठ करके काम करके, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आज के समय में नहीं रही है, तो उसकी वजह से पेट के फैट के लिए लाभकारी है। और इसके साथ साथ हमारे लिवर के लिए, हमारे लंग्स के लिए लाभकारी अभ्यास है। तो धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए आगे की तरफ हाथ को स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले आएंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे प्रारंभिक स्थिति में। विश्राम करेंगे, यहाँ पर सांस भरेंगे आराम पूर्वक, सांस छोड़ दीजिएगा, फिर से भरेंगे, छोड़ दीजिएगा, फिर से भरें, छोड़ दीजिए। इसके बाद अगला अभ्यास हमारा रहेगा जानुशिरासन। जानुशिरासन के लिए अपनी एक टांग को बेंड करें, अपनी एक टांग को बेंड करेंगे,
दूसरी को थोड़ा सा बाहर की तरफ फैलाएंगे, दूसरी टांग को बाहर की तरफ फैलाएंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऐसे खींचेंगे ऊपर बेटा, खींचिएगा, पूरा खींचे, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए जो टांग सामने की तरफ सीधी है उसकी तरफ अपने दोनों हाथों को ले जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आसन की स्थिति में जब हम जाते हैं तो लगभग सभी आसन में यही रूल रहता है कि सांस छोड़ते हुए जाते हैं हम। और जब हम आसन की पूर्ण स्थिति में हैं तो वहाँ पर सांसों की गति नॉर्मल रहेगी, वहाँ पर सांस छोड़ कर के रोकनी नहीं है, नॉर्मल गति के साथ फाइनल स्थिति में हम रहेंगे और इसमें पूरा स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे जितना हमसे संभव हो सके। ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चों में एक दिक्कत रहती है कि वो पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन याद नहीं हो पाता, उन्हें कंसेप्ट याद नहीं होते हैं। तो इस आसन के अभ्यास से क्या होता है, हमारे ब्रेन को एक अच्छा रक्त संचार होता है जिसके कारण ब्रेन हमारा सक्रिय होता है, मस्तिष्क सक्रिय होता है, तो उस चीज़ के लिए लाभकारी है। इसके साथ साथ थायराइड हो गया, हमारे थाइज़ का फैट, थाइज़ के फैट के लिए लाभकारी है, बैक के लिए हमारे लाभकारी है और लंग्स हार्ट के लिए भी लाभकारी है, सहायक है ये अभ्यास। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे सांस भरते हुए। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन में दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला देना है, दोनों टांगों को नी से बेंड करेंगे, दोनों टांगों को नी से बेंड करें सामने की तरफ। भद्रासन, दोनों टांगों को नी से इस तरह से बेंड करना है, दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाना है, पैर के पंजों को आपस में लॉक कर दीजिए। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी घुटनों को नीचे की तरफ ले जाएंगे और खुद सामने की तरफ देखने का प्रयास करेंगे, पीठ को सीधा करने का प्रयास करें। भद्रासन, यथाशक्ति जितनी देर यहाँ पर रुक सकते हैं अपने आप को रोकने का प्रयास करेंगे भद्रासन में। भद्रासन फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है। आज के समय में हमारे खान पान के असंतुलित होने से बहुत सारी महिलाओं, लड़कियों को पीसीओडी, पीसीओएस की दिक्कत रहती है, मासिक धर्म का नियमित ना होना, इस तरह की फीमेल्स की, महिलाओं की अपनी कुछ समस्याएं रहती है। उन समस्याओं के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी अगर योग में कोई है आसन तो वो भद्रासन है। तो महिलाओं के लिए सर्वोपरि है पहला, और दूसरा हमारे बैक के लिए बहुत अच्छा है। बैक में बहुत लोगों को दिक्कत रहती है, बैक को सहायक, बैक प्रॉब्लम के लिए ये आसन हमारा सर्वोपरि है। इसके साथ साथ मेडिटेटिव पोस्चर है, ये ब्रेन के लिए भी सहायक है। आप बहुत अच्छी जानकारी आज हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हैं आज, क्योंकि हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपकी इस आज की यौगिक क्रियाओं से हमारे दर्शक कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और स्वयं भी आज अपने घर पर आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुछ ना कुछ जो एक्सरसाइज है, कुछ ना कुछ यौगिक जो क्रिया हैं वो ज़रूर कर रहे होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये तो वो यौगिक क्रियाएं हैं जो हर घर में अब लगभग की जाती हैं। जैसा कि मैंने शुरू में अपने दर्शकों से कहा है कि आज लगभग 170 देशों ने योग को अपनाया है। तो योग क्यों ज़रूरी है हर एक के लिए, ये बताना बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए। जी, देखिएगा, योग के बारे में अगर हम बातचीत भी करेंगे, आप अपने इन पूरी टीम को कह सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ क्रियाएं भी करते रहें। जी, इसके बाद सभी दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए, वापस आ जाएंगे प्रारंभिक स्थिति में। सभी पीठ के बल लेट जाएंगे, यहीं से पीठ के बल लेट जाएं, दोनों टांगें सीधी कर दीजिए, पैर के पंजों को बाहर की तरफ तान करके रखें, दोनों हाथों को शरीर के साथ सटा दीजिए। अब सभी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हो उत्तान पादासन, दोनों टांगों को 30 डिग्री ऊपर उठाना है, केवल 30 डिग्री। फाइनल स्थिति में ब्रीदिंग नॉर्मल रखें, पैर के पंजों को बाहर की तरफ तान करके रखें। ये पैर के पंजे ध्यान देना, ऐसे नहीं रहेंगे, ये ऐसे रहेंगे बाहर की तरफ। और बहुत लोगों की क्या होती है, टांगे यहाँ से नी से बेंड हो जाती है, ये गलत है। स्थिति हमारी ऐसे होनी चाहिए और बिना हाथों की सपोर्ट के। ये उत्तान पादासन है, पेट के लिए सबसे अच्छा है। और हमारे शरीर का अगर कोई केंद्र है तो वो हमारा पेट है। पेट अगर हमारा स्वस्थ है, पेट अगर सही तरीके से काम कर रहा है, संपूर्ण शरीर पूरी तरह से काम कर रहा है। यानी कि पेट अगर आपका ठीक है तो आपका पूरा शरीर ठीक है। पेट ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अपने दर्शकों को बता दें कि अभी हमने जो योग जो क्रियाएं कर रहे हैं ये तो बहुत आसान है, अभी जो कठिन है आपके समक्ष आने वाली है।
लेकिन यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से ये ज़रूर कहूँगा कि योग देखने से नहीं होगा, योग करने से होगा। तो आप अपने ड्राइंग रूम से निकलिए, कहीं आप भी खुले स्थान पर आ जाइए और वहाँ पर कुछ क्रियाएं आज आप ज़रूर करें। जी, सभी धीरे से वापस आ जाएंगे। ये अभी हम बात कर रहे थे पेट की ना सर, तो मैं एक आयुर्वेद का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है कि समदोषो समग्निश्च समधातु मल क्रिया, क्या बात है। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधते। कि समदोषो, हमारे शरीर में जो दोष है वो सम होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए, उसके लिए योग करना पड़ेगा। समदोषो सम अग्निश्च, हमारे शरीर में अग्नियाँ है 13 प्रकार की अग्नियाँ, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है जठराग्नि, जो हमारे पेट में रहती है, जिससे डाइजेशन क्रिया जो होती है अग्नि। और ये जो अभी अभ्यास किया हमने, उसी अग्नि को संतुलित करने के लिए किया। समदोषो समग्निश्च, वो अग्नि भी संतुलित होनी चाहिए, योग से संतुलित होगी सर। समदोषो समग्निश्च समधातु, 7 धातुएं संतुलित होनी चाहिए। मल क्रिया, और जो मल है मल क्रिया वो भी संतुलित होनी चाहिए। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, देखो आयुर्वेद कितना महान है और किस तरह से बात करा। प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न इंद्रिय और प्रसन्न मन। क्या बात है। आत्मा, इंद्रिय और मन, ये तीनों प्रसन्न होने चाहिए। इन तीनों को प्रसन्न करने के लिए योग के अलावा कोई दूसरी विद्या नहीं है दुनिया में। और जब ये प्रसन्न होंगे उसके बाद व्यक्ति स्वस्थ है। क्या बात है, बहुत अच्छी बातें आप हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी जो पूरी टीम है बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को समझा रही है। अब मैं आना चाहूँगा उन कठिन आसनों के ऊपर जो कि आज के दिन पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष तौर पर आपने हमारे दर्शकों के लिए वो छुपा कर रखी हैं। वो सबसे पहले अब हमारे दर्शकों को जरूर बताएं आप। जी, योग अभ्यास जैसे जब हम शुरू करते हैं तो पहले सामान्य स्थिति से चलता है, धीरे 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 उसकी इतनी एडवांस स्थिति है, इतनी एडवांस तक हम उसको ले जा सकते हैं कि जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतना एडवांस उस चीज़ को ले जा सकते हैं। जी, उनके बारे में हमारे बच्चे जो है इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद जो अगला अभ्यास है वो अभ्यास हमारा रहेगा पवन मुक्त आसन। जैसे नाम से बहुत क्लियर हो रहा है, पवन होता है वायु। हमारे शरीर में जो वायु भर जाती है पवन मुक्त, उस वायु से मुक्ति का जो कार्य करता है वो पवन मुक्त आसन है। इस पवन मुक्त आसन के लिए क्या करेंगे, दोनों टांगों को नीचे से बेंड करेंगे, दोनों टांगे बेंड करें, दोनों हाथों से अपनी दोनों टांगों को पकड़ेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को अपनी छाती के पास लाने का प्रयास करेंगे। फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नॉस्ट्रल को, अपनी नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे लोग इस तरह की गलती कर जाते हैं। जब पवन मुक्त आसन में तो वो अपने पंजों को ऐसे रखते हैं, ये गलत स्थिति है। पंजे हमारे ऐसे होने चाहिए, ऐसे अगर पंजे होंगे तभी ये पिंडलियाँ हमारी खींचेगी, ये खींचेगी तो मसल स्ट्रेच होगी हमारी, तभी ये लाभकारी है हमारे लिए। और दूसरा, हमारे पेट पर दबाव पड़ रहा है, पेट पर जब दबाव पड़ रहा है तो गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की जो प्रॉब्लम रहती है, जो वात का अटैक जो हमारे शरीर में रहता है, उस वात से मुक्ति के लिए ये अभ्यास है। जैसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पेट बढ़ जाता है, ये सारी प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पवन मुक्त आसन बहुत बहुत लाभकारी है। धीरे से सभी वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने सामान्य स्थिति में आएंगे। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वो लोग जिनको बैक की दिक्कत रहती है, बैक प्रॉब्लम में है, तो वो इस अभ्यास को थोड़ा सा सावधानी से करें या किसी योग्य योग इंस्ट्रक्टर के निरीक्षण में इसका अभ्यास करें। इसके बाद अगला अभ्यास हमारा रहेगा सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए दोनों टांगों को नीचे बेंड करेंगे, अपनी एड़ियों को थोड़ा सा अपने नितंबों के नजदीक लाने का प्रयास करेंगे, दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी मिडल बॉडी को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। सेतुबंध आसन। सेतुबंध, सेतु होता पुल, पुल को बांधना, सेतुबंध आसन। इसमें देखिए, अब हम आपको बता दें, इसमें हमारे शरीर के कौन कौन से अंग जुड़ रहे हैं। हमारा नी, हमारी बैक, हमारा सर्वाइकल वाला एरिया, हमारा पेट वाला एरिया, हमारा थाइज वाला एरिया। अब योग को अगर समझना है तो यहाँ से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं हम कि बैक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बैक जिन महिलाओं को, जिन भी लोगों को बैक से रिलेटेड दिक्कत रहती है, उनके लिए लाभकारी है ये अभ्यास। और थाइज, यहाँ से थाइज वाला पोर्शन और हिप्स वाला पोर्शन है, यहाँ से एक नर्व्स जाती है, साइटिका नर्व्स। तो साइटिका की प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है तो उसके लिए लाभकारी है। तीसरा हमारा गर्दन इसमें जुड़ रहा है इस अभ्यास में,
तो गर्दन से रिलेटेड समस्याएं, दो दिक्कतें रहती है यहाँ पर। एक हमारी सर्वाइकल की दिक्कत रहती है, दूसरी थायराइड की दिक्कत रहती है। सेतुबंध आसन इन दोनों के लिए लाभकारी है। और शोल्डर वाला एरिया आ रहा है और नी है, नी में जिनको दिक्कत रहती है, नी प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम के लिए सहायक ये अभ्यास है। धीरे से वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए विश्राम की स्थिति में आ जाएं, जिसे हम कहते हैं शवासन। दोनों पैरों के बीच में गैप दे दीजिए, दोनों हाथों के बीच में गैप दे दे, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी सांसों पे अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें। बस हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से इस पर केंद्रित करें, पूरी तरह से विश्राम करें, पूरी तरह से विश्राम। हाँ, ये बात भी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि योगाभ्यास हम जब करते हैं बीच में, जैसे हमने 2-3 आसन किए, 2-3 आसन करने के बाद विश्राम वाला आसन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी 3-4 आसन किए, उसके बाद शवासन हो गया। और जब हम दूसरी तरफ से पेट के बल करेंगे तो मकरासन होता है। जो पीठ के बल जब कर रहे हैं तो मतलब हर तरह से एक विश्राम आसन है, तो वो विश्रामात्मक आसन करना बहुत ज़रूरी है 3-4 आसन करने के पश्चात। दोनों पैरों को मिला दीजिए, दोनों हाथों को शरीर के साथ सटा दीजिएगा। भूपेंद्र जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत अच्छी जानकारी आज हमारे दर्शकों से साझा की है योग और जीवन में। तो आज के इस अंक में आज बस इतना ही। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों ने बहुत अच्छी जो योग क्रियाएं हैं, योग अभ्यास हैं, वो सीखे होंगे। उसकी जानकारी आपको मिल गई है कि किस तरह से बच्चों ने आज जो क्रियाएं की है, आप भी उसे अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। तो इसी नोट पर आप हमेशा खुश रहिए, योग करते रहिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।